तो आदाब नमस्कार गुड सत श्रीकाल, आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। एक लड़का रहता है जो कि गांव में रहता था। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन उसका जो ज़मीन का विवाद होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, इन सब में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जिसके बाद वो अपने पिता से कुछ पैसे लेकर बिल्डर का काम शुरू कर देता है, जहाँ पर विवादित ज़मीन होता है वकील की मदद से उस ज़मीन को छुड़वाना और बाद में वहाँ पर बिल्डिंग बनवाना और किसी को सेल करना। यही काम वो शुरू कर देता है। इसके बाद वो गांव से शहर के लिए निकलता है और शहर में निकलने के बाद उसके माँ बाप उसकी एक लड़की से शादी करवा देते हैं। लेकिन कुछ पल ऐसा आता है जिस समय वो उस लड़की के चक्कर में, उस अपनी पत्नी के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देता है। और एक दिन वही पत्नी कुछ ऐसा करती है जिसे सुनने के बाद वहाँ के पुलिस वाले, वहाँ के दरोगा, जितना लोग थे सब लोग हैरान हो जाते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम शैलेंद्र प्रजापति रहता है, वो अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। 24 जून 2022 को वो अपने घर से मॉर्निंग वॉक पे निकलता है। सुबह के करीब 6 बज रहे थे और एक तेज़ पिकअप आती है और उसका एक्सीडेंट करके वहाँ से निकल जाती है। इतना तेज़ उसने टक्कर मारी थी शैलेंद्र प्रजापति को कि मौके पर ही शैलेंद्र की मौत हो जाती है। उसके बाद आसपास के लोग जुटते हैं, उसी में से कोई लोग पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस की टीम भागती दौड़ती हुई आती है। 100 की पहचान तुरंत ही हो गई थी, क्योंकि आसपास में और भी जो उनके साथ दौड़ने वाले वाक करने वाले लोग रहते हैं, वो लोग पहचान लेते हैं, बोलते हैं कि बहुत बड़े बिल्डर जिनका नाम शैलेंद्र प्रजापति है वही हैं। और साथ ही साथ इनके परिवार वालों को खबर की जाती है। पुलिस जो भी रोड एक्सीडेंट का मामला होता है, जिसके हिसाब से पंचायतनामा और बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको खंगालती है। लेकिन पिकअप का तो पता चल रहा था कि सफ़ेद रंग की पिकअप है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि गाड़ी का नंबर क्या है। पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती रहती है। दूसरी तरफ मृतक की पत्नी शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, वो बार बार बेहोश हो जाती थी, रोते रोते बेहोश हो जाती थी। आसपास के पड़ोसी उसको होश में लाते थे। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना निर्मम तरीके से मेरे पति का एक्सीडेंट किसने किया है। खैर पुलिस की टीम घर पे भी आती है और आसपास के पड़ोसी और बाकी लोग से पूछताछ करती है। जो भी पड़ोसी रहते हैं वो बताते हैं कि जो आदमी था शैलेंद्र प्रजापति, वो बहुत ही खुशहाल आदमी था। एक बिल्डर का काम था, इन लोगों का करोड़ों का कारोबार है और साथ ही साथ इनका परिवार बहुत ही हंसी खुशी से ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। हालांकि जो शैलेंद्र प्रजापति हैं ये अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर शहर में आके बस चुके हैं और उन लोग से वो रिश्ता तोड़ चुके हैं। वो अपने माँ बाप से बात नहीं करते थे और बाकी चीज़ें नहीं करते थे। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ ही रहते थे और बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। खैर पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते रहते हैं। उनको ये कंफर्म तो हो गया था ना कि इसी से शैलेंद्र की दुश्मनी थी, ना कोई ऐसी रंजिश थी। तो इसका कत्ल हुआ है या हादसा पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था। उनको पुलिस वालों को पहली नज़र में ये लग रहा था कि किसी मतलब अल्कोहल पिया हुआ आदमी जो कि गाड़ी चला रहा था और इसको टक्कर मार के वहाँ से निकल गया है। गाड़ी का पता लगाने की पुलिस वाले कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो पता चल रहा था कि सफ़ेद रंग का पिकअप है, लेकिन गाड़ी का नंबर साफ नज़र नहीं आ रहा था। जो अक्षर होता है वो साफ दिख नहीं रहा था। पुलिस अभी भी वहीं पे खड़ी थी जहाँ पे वो शुरुआत में खड़ी रहती है। खैर पुलिस वाले अब ज़्यादा अपने खाना पूर्ति पूरा करने के बाद इस केस को भी बाकी और जो रोड एक्सीडेंट का मामला होता है उसी में एक फाइल में दबाकर बंद कर देते हैं। शैलेंद्र के परिवार वालों ने भी ये मान लिया था कि ये कोई रोड एक्सीडेंट ही था। खैर ये मामला चलता रहता है। घटना के करीब 1 महीने बीत गए थे। एक आदमी रहता है, वो पुलिस की टीम को फ़ोन करता है, जो जांच पड़ताल कर रही थी, जो आईओ थे उस केस के, उसको फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद वो बोलता है कि शैलेंद्र प्रजापति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उनका कत्ल हुआ है और ये पूरी साजिशन तौर पे उनका कत्ल किया गया है। जिसके बाद जो उस केस के आईओ रहते हैं उसका नाम पता और बाकी चीज़ें पूछते हैं और उसके बाद उसको थाने पे बुलाया जाता है। थाने पर वो आदमी आता है और आने के बाद वो जो आईओ रहते हैं वो पूछते हैं कि तुम किस बिहाफ पे ये बोल रहे हो कि इनका कत्ल हुआ है, बल्कि एक एक्सीडेंट नहीं है। वो आदमी बताता है कि शैलेंद्र हमारे पुराने मित्र हैं। शैलेंद्र बिल्डर का काम करने लगे और मैं सीसीटीवी कैमरे का काम शुरू कर दिया। खैर हम दोनों की बातचीत कभी कभी होती थी। इसी बीच करीब घटना के 2 महीने पहले शैलेंद्र ने मुझे फ़ोन किया था। वो काफ़ी परेशानी में लग रहे थे और उसी परेशानी में उन्होंने बोला कि मुझे मेरे घर पे 6 से 7 हिडन कैमरे लगवाने हैं। मैं बोला अभी लगवा दूँ क्या, अभी आ जाऊँ आपके घर पे? तो शैलेंद्र मुझे बोलते हैं कि अभी नहीं, मैं समय बताकर, मैं समय देखकर तुमको फ़ोन करूँगा और उसके बाद तुम यहाँ पे आना और कैमरे लगवा देना। खैर 15-20 दिन करीब बीत जाते हैं।
शैलेंद्र एक दिन मुझे 11 बजे के करीब में मुझे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद बोलते हैं कि आज घर पे आ जाओ और कैमरे लगा दो। मैं 6 बोलते हैं, वो 6 कैमरे लिए मैं 6 कैमरे लेकर उनके घर पे पहुंच जाता हूं। घर पे वो जहां जहां बोलते हैं, डाइनिंग रूम में, गेट के बाहर, और उसके बाद जो हॉल था, और बाकी 2-3 जगह पे वो जहाँ जहाँ कैमरे बोलते हैं, सब जगह पे हम लोग कैमरे लगवा देते हैं। और उसका जो बॉक्स होता है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, उसको उसकी अलमारी पे रख कर और उसको अच्छे से कवर ओवर कर देते हैं, ताकि अनजान आदमी और किसी घर वालों को भी ये पता ना चल पाए कि यहाँ पे क्या रखा है, क्या चीज़ें हैं। और कैमरा ऐसी ऐसी जगह पे लगाते हैं कि कोई भी शख्स को ये पता ना चल पाए इनके घर में हिडन कैमरा लगा हुआ है। हम लोग कैमरा लगाने के बाद कई बार चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, और जब सब कुछ कन्फर्म हो जाता है, कन्फर्म होने के बाद मैं बोलता हूँ कि आपका हिडन कैमरा रेडी हो गया है, आप चेक कर लीजिए एक बार। और मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि कहीं भी एक डस्ट भी इस कमरे में नहीं रहना चाहिए, किसी को ये ना पता चले कि यहाँ पे कुछ भी काम हुआ है। उनके घर पे उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। उनके बच्चे और उनकी पत्नी किसी शादी समारोह में गए हुए थे। उन्होंने हम लोग को बोला कि 9 बजे के करीब वो लोग आ जाएंगे, उसके पहले आप लोग काम ख़त्म कर लीजिए। खैर हम लोग काम ख़त्म करके निकल जाते हैं। कैमरा लगाए के करीब 10-15, ये घटना जब हुई है 24 जून 2022 को, उसके 1 महीने पहले मुझे शैलेंद्र फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे पुरानी कुछ रिकॉर्डिंग देखनी है, थोड़ा कैसे क्या करना है। मैं बोलता हूँ कि एक पेन ड्राइव में लेके आऊँगा, उसमें जो भी रिकॉर्डिंग है उसको आपके पेन ड्राइव में डाल दूँगा और आप कंप्यूटर में देख सकते हैं। खैर मैं उनके घर पे पहुँचता हूँ। उस समय भी उनकी पत्नी और उनके बच्चे नहीं थे वहाँ पे, और जो कैमरे की डीवीआर होती है उससे रिकॉर्डिंग निकालता हूँ और उनको एक पेन ड्राइव में डाल के दे देता हूँ। वो कैमरे की रिकॉर्डिंग वाकई चीज़ देखते हैं। घटना के 2 दिन पहले शैलेंद्र मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे पुरानी सभी रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में डालना है। मैं उसके बाद उनके घर पे जाता हूँ और घर पे जाने के बाद सारी रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में डाल देता हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे अगर इस रिकॉर्डिंग को बंद करना रहे तो क्या करना पड़ेगा। मैं उनको पीछे का जो बटन रहता है उसको बताता हूँ कि ऐसे ऑन होगा, ऐसे ऑफ होगा, और ये लाइट बंद हो गई तो समझिए बंद हो गया, अगर ये लाइट चालू हो गई तो चालू हो गया। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। ये सारी बातें वो जो आदमी रहता है वो आयु को बताता है। आयु को समझ में आ गया था कि ज़रूर कोई ना कोई अंदरूनी मामला था जिसकी वजह से हो सकता है ये कोई हादसा तो दिखाया गया है, लेकिन ये एक साजिशन कत्ल किया गया है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस आदमी के साथ शैलेश प्रजापति के घर पे जाती है, और घर पे जाने के बाद वो आदमी बताता है कि यहाँ यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ इसका डीवीआर रखा हुआ है। खैर उस डीवीआर से जो भी रिकॉर्डिंग निकालनी थी, उस जाँच टीम भी गई हुई थी, वो सारी रिकॉर्डिंग निकालती है। निकालने के बाद वो रिकॉर्डिंग को देखती है तो उनको एक नज़र आता है कि उनकी पत्नी किसी और मर्द के साथ अवैध संबंध बना रही हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम वो रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में लेती है और वहाँ से निकल के थाने आती है। थाने आने के बाद जो मृतक की पत्नी थी स्वाति, उसका कॉल हिस्ट्री चेक किया जाता है। कॉल हिस्ट्री चेक करने के बाद एक दूसरे आदमी का नाम आता है जिसका नाम था नितिन। नितिन से बहुत ज़्यादा स्वाति की बातचीत होती थी, इंटरनेट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, वीडियो कॉलिंग और बाकी चीज़ें जो व्हाट्सअप और ईमो और बाकी चीज़ों पे होती हैं, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इनकी बातचीत चलती थी। खैर उसके बाद स्वाति को थाने बुलाया जाता है और साथ ही साथ नितिन को भी थाने बुलाया जाता है। थाने बुलाने के बाद पहले जो स्वाति रहती है वो रोना पीटना सब कुछ शुरू कर देती है, हंगामा करना शुरू कर देती है कि मेरे पति बहुत सीधे थे, मेरी ये थी, हम बहुत अच्छे से रहते थे। जो भी नाटक करना था उसको वो करती है। पुलिस वाले उसको आधा 1 घंटे तक झेलते हैं, लेकिन जब उनके झेलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तब दोनों का पुलिस वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करते हैं। बढ़िया से सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के बाद वो दोनों अपना मुंह खोलते हैं। स्वाति बताती है कि शैलेश और नितिन बचपन के दोस्त थे, गांव में भी इन लोग की दोस्ती रहती है और उसके बाद शहर में आने के बाद भी ये लोग दोस्त रहते हैं। कभी कभी गांव में जब हम लोग थे तो नितिन का भी मेरे घर पे आना जाना लगा रहता था। इसी बीच पहली बार जब नितिन से मेरी मुलाकात हुई तो हम दोनों की बातचीत भी शुरू हो गई थी, लेकिन घर पे सास ससुर और बाकी लोग रहते थे, जिसके बाद हम लोग के गाँव में कभी संबंध नहीं बन पाया। 3-4 साल पहले जब हम लोग शहर में आए, शहर में आने के बाद हम लोग तो यहाँ पे सेटल हो गए। मेरे पति बिल्डर का काम करते थे और जो नितिन थे बेरोजगार थे। मैंने अपनी पति से बोला कि आपके बचपन के मित्र हैं, इनको भी अपने साथ कोई काम दिलवा दीजिए, कुछ काम करते रहेंगे, गांव के रहने वाले हैं। उसके बाद मेरे पति इनको भी एक काम दिलवा देते हैं। काम मिल जाने के बाद नितिन भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं और मेरे पड़ोस में ही एक मकान ले लेते हैं। मकान लेने के बाद ये सब कुछ ठीक ठाक रहता है। मेरे घर पे इनका आना जाना लगा रहता था और कभी कभी हम दोनों के संबंध भी बन जाते थे। लेकिन 16 जून 2022 को शैलेश जब घर पे आते हैं तो काफ़ी गुस्से में थे। वो मुझे गुस्से में बोलते हैं कि नितिन आज कमरे पे क्यों आया हुआ था, यहाँ पे घर में क्यों आया था।
मैं उनको बोलती हूँ कि नितिन को तो आए महीने दिन हो गए, जब आप रहते हैं तभी नितिन आता है। तो बोलते हैं मेरे से बहस करोगी? मैं तुमको वीडियो और फोटेज दिखाऊं क्या कि नितिन कब आया था, कब गया है और किस रंग का कपड़ा पहना है। जब ये बोलते हैं तो स्वाति बोलती है आगे अपने बयान में कि मैं सन्न रह जाती हूँ, और उसके बाद मैं कुछ बोलना ही नहीं चाह रही थी उनसे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बहस करती तो शायद मारपीट भी शुरू हो जाती और आसपास के पड़ोसियों को भी पता चल जाता। वो रात कैसे भी काटती हूँ मैं, और उसके बाद जब सुबह सुबह ये अपने काम पे निकल जाते हैं तो काम पे निकलने के बाद मैं नितिन को सबसे पहले फ़ोन करती हूँ और वहीं पास के कैफेटेरिया में बुलाती हूँ। वहाँ पे जाती हूँ और जो भी बातें हुई थी सारी बातें नितिन को बताती हूँ। नितिन को भी ये समझ में आ चुका था कि शायद कोई कैमरा रख दिया उन्होंने, या तो हो सकता है अपना मोबाइल कहीं वहीं छुपा के चले गए हों, और जब हम लोग वहाँ पे संबंध बना रहे थे तो उसकी वीडियो उनके पास हो, जिसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे। नितिन और वो दोनों डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है, जिसका वो पत्नी जो रहती है स्वाति, वो बोलती है कि अब कुछ भी करके इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर शैलेश को रास्ते से नहीं हटाएंगे तो सारा हम लोग का करा धरा है चौपट हो जाएगा। जिसके बाद नितिन यासीन के पास जाता है जो कि एक अपराधी था, और उसको अपने घर पे लेकर आता है। घर पे स्वाति भी वहीं बैठी हुई थी। वो पहली नज़र में ही बोलता है कि इसको ठिकाने लगाने के लिए, शैलेश को ठिकाने लगाने के लिए उसको 10 लाख रुपए चाहिए। नितिन बोल रहा था कि इतने पैसे नहीं हो पाएंगे, 5 लाख 4 लाख ऐसे बोल रहा था, लेकिन स्वाति तुरंत बोलती है कि आपको जितना चाहिए मिल जाएगा। वो नितिन बोलता है कि 5 लाख रुपए अभी दे दो, 5 लाख बाद में देना, लेकिन स्वाति पूरे के पूरे 10 लाख रुपए उसी टाइम यासीन को दे देती है और बोलती है काम इतनी सफाई से करना कि पता ही न चले कि ये कोई कत्ल है या कोई हादसा है। यासीन ऐसा ही करता है। वो पहले 2-4 दिन 5 दिन रैकिंग करता है। रैकी करने के बाद उसको पूरा रूटीन पता चल गया था कि शैलेश कब घर से बाहर निकलता है, कहाँ कहाँ वॉकिंग करता है, क्या क्या करता है। उसको बंदूक से मारेंगे या एक्सीडेंट दिखाएंगे, क्या करना है उसको सब कुछ वो डिसाइड कर लेता है। जिसके बाद 24 जून 2022 को करीब 5:30 बजे ही वहीं पे वो पिकअप लेके खड़ा था। जब वो देखता है कि शैलेश वहाँ से निकल रहा है तो तेज़ी से पिकअप को लेकर जाता है और उसके बाद शैलेश को कुचल कर वहाँ से निकल जाता है। उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि नंबर प्लेट पे उसने ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन होती है उसको कई बार उस पर लगा दिया था। खैर वो गाड़ी लेके निकलता है और पैसे तो उसको मिल ही गए थे। उसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पे आती है और बाकी जो जांच पड़ताल होती है। इधर स्वाति दहाड़े मार मार के रो रही थी। सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले स्वाति और नितिन दोनों को ऑफिशियली गिरफ्तार करते हैं, और साथ ही साथ जो यासीन रहता है 2-3 दिन की कवायद के बाद वो भी गिरफ्तार हो जाता है, और तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। अभी ये मामले का ट्रायल चल रहा है। जैसा भी इस केस में अपडेट आएगा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। शैलेश, नितिन और स्वाति की उम्र के बारे में बता दूं। शैलेश की उम्र थी 43 साल, नितिन की उम्र थी 46 साल, और जो शारदा रहती है उसकी उम्र रहती है 40 साल। तो ये थी एक ऐसी पत्नी की कहानी जिसने अपने पति को ऐसा ठिकाने लगाया कि महीने दिन तक पुलिस भटकती रही। पुलिस वालों को, मीडिया वालों को, सभी लोग को यही लग रहा था कि ये कोई रोड एक्सीडेंट है, किसी ने शराब पीकर या बाकी चीज़ें करके इस एक्सीडेंट को अंजाम दे दिया है और ये बस एक हादसा है। और पुलिस वाले ये पता ही नहीं लगा पाए थे कि ये कोई कत्ल है या हादसा। अगर उस आदमी का फ़ोन नहीं आता और वो जानकारी नहीं देता तो शायद पुलिस इसी में उलझी रहती और ये केस भी बाकी बहुत सारे केसों की तरह फाइलों में दबा पड़ा रहता। तो ये थी आज की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।